नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इजरायली समाचार वेबसाइट्स के अनुसार हमास की सैन्य शाखा कसम ब्रिगेड का कहना है कि मध्य गजा पट्टी में एक इजरायली हवाई हमले में उसके शीर्ष कमांडरों में से एक की मौत हो गई है। एक बयान में हमास का कहना है कि जनरल मिलिट्री काउंसिल के सदस्य और उनके सैन्य विंग के सेंट्रल गजा ब्रिगेड के प्रमुख ऐमान नोफल विरुद्ध शरणार्थी शिविर में एक हमले में मारे गए हैं। कहा जा रहा है कि हमास के वो अब तक के सबसे हाई प्रोफाइल शख्स थे। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने कहा है कि अगर इसराइल ने हमास के ठिकानों पर बमबारी जारी रखी तो वैश्विक इस्लामी ताकतों को कोई नहीं रोक सकता। खामनेई ने कहा कि अगर इसराइल शासन के अपराध जारी रहे तो मुसलमानों और प्रतिरोध बलों को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि बमबारी तुरंत रोकी जाए, मुस्लिम देश गुस्से में हैं। इजरायली सेना के एक प्रवक्ता ने कहा है कि इजरायली सेना गजा पट्टी के खिलाफ अपने अभियान के अगले चरण के लिए तैयार हो रही है, लेकिन योजनाएं जमीनी हमले की उम्मीदों के मुताबिक नहीं हो सकती हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हेचर्ड ने पत्रकारों से कहा, हम युद्ध के अगले चरण की तैयारी कर रहे हैं। हमने ये नहीं कहा है कि वो तैयारियां क्या होंगी। हर कोई जमीनी हमले की बात कर रहा है, ये कुछ अलग हो सकता है। इजरायल रक्षा बलों का कहना है कि लेबनान से उत्तरी इजरायल में 2 रॉकेट दागे गए हैं। सेना का कहना है एक रॉकेट को आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली ने रोक लिया, जबकि दूसरा खुले मैदान में गिरा, जिससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इजरायल राष्ट्रीय साइबर निदेशालय का कहना है कि सैकड़ों इजरायली लोगों का कहना है कि उन्हें व्हाट्सएप पर अज्ञात संपर्कों से धमकी भरे संदेश मिल रहे हैं। हालांकि इजरायल पुलिस स्थिति से अवगत है। सिर्फ मंगलवार को ही हमास के साथ इजरायल के युद्ध के बीच दर्जनों ऐसी खबरें दर्ज की गईं। मंगलवार को ईरानी राज्य मीडिया ने ईरान के विशिष्ट रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के एक डिप्टी कमांडर के हवाले से कहा कि अगर गजा में इसके अत्याचार नहीं रुके तो इजरायल को प्रतिरोध मोर्चे पर एक और झटके का सामना करना पड़ेगा। अली फदावी ने कहा, इजरायल के खिलाफ प्रतिरोध मोर्चे का हमला तब तक जारी रहेगा जब तक कि इस कैंसर ट्यूमर को दुनिया के नक्शे से खत्म नहीं कर दिया जाता। उन्होंने कहा कि अगर इजरायल ने गजा में अत्याचार बंद नहीं किया तो एक और सदमा आने वाला है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने मंगलवार को कहा कि इजरायल द्वारा गजा की घेराबंदी और उसके उत्तरी क्षेत्र को खाली करने का आदेश नागरिकों का जबरन स्थानांतरण और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो सकता है। जिनेवा में पत्रकारों से बात करते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता ने कहा कि ऐसा लगता है कि इजरायल ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है कि गजा में अस्थायी रूप से निकाले गए नागरिकों को उचित आवास के साथ साथ स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा की संतोषजनक स्थिति प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि हमें चिंता है कि गजा की पूरी घेराबंदी के साथ इस आदेश को वैध अस्थायी निकासी नहीं माना जा सकता है और इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए नागरिकों का जबरन स्थानांतरण होगा। उन्होंने कहा कि जबरन स्थानांतरण मानवता के खिलाफ अपराध है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने IIT, IIM, एम्स बनवाए। इसको ट्वीट कर कांग्रेस ने कहा है कि झूठ बोलने में पीएम मोदी से 2 कदम आगे निकल गए हैं अमित शाह। अमित शाह कल छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। यहां उन्होंने चुनावी रैली में झूठ उछालते हुए बोला कि देश में IIT, IIM, एम्स भाजपा ने बनवाया, जबकि सच ये है कि भारत को IIT, IIM, एम्स देने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इन्हें झूठ बोलने की आदत हो चली है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मोदी सरकार ने कहा था कि पूजा सामग्री पर GST नहीं लगता, लेकिन ये पूरी तरह से झूठ है। CBIC की वेबसाइट जिसके अंदर GST आता है उसमें लिखा है रुद्राक्ष की माला, रोली, विभूति, यज्ञोपवीत, कलावा, बिना ब्रांड के शहद, लकड़ी के खड़ाऊं, चरणामृत, चंदन का टीका और दिए की बाती पर GST नहीं है। बाकी सब पर GST है। इसमें गंगा जल की कोई बात नहीं कही गई है। बता दें, कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार ने गंगा जल पर GST 18% लगा दिया है। बाद में सरकार की ओर से कहा गया कि ऐसा नहीं है, पूजा की सामग्री पर GST नहीं लगता है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दीपावली के त्यौहार से पहले प्रदेशवासियों को तोहफा देने का काम किया है। इस बार दिवाली पर उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए गैस सिलेंडर धारकों को सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। इसका पैसा सीधे उनके खातों में जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर परिवार को एक उपहार दिया है और सिलेंडर की कीमतों में 300 रुपये कम किए हैं। अब हमने ये भी फैसला लिया है कि प्रत्येक उज्ज्वला योजना कनेक्शन लाभार्थी को दिवाली उपहार के रूप में एक रसोई गैस सिलेंडर
मुफ्त दिया जाएगा। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें 100 यूनिट तक बिजली फ्री देने की बात कही गई है। इसमें कांग्रेस ने 200 यूनिट बिजली का बिल आधा करने और जाति गणना कराने का वादा किया है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया है। इस वचन पत्र में 59 विषय, 225 मुख्य बिंदु, 1290 वचन और 101 गारंटी शामिल हैं। इसे जारी करते हुए कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि हम मध्य प्रदेश की आईपीएल टीम बनाने की कोशिश करेंगे। इस घोषणा पत्र में 10 नए वचनों को शामिल किया गया है। इसमें युवा, किसान, शासकीय कर्मचारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण और खुशहाल परिवार को लेकर भी घोषणा की गई है। इस घोषणा पत्र में कृषि लागत को कम करने की बात कही गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सूची को बेहद संतुलित माना गया, लेकिन उसके बाद पार्टी में जबरदस्त उठापटक शुरू हो गई है। ये विवाद 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच हुआ है। कमलनाथ इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने टिकट के दावेदार और उनके समर्थकों से तो टूक कह दिया कि जाकर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो। कमलनाथ के एक बेहद पुराने वफादार नरेंद्र सालूजा, जो कि अब बीजेपी में हैं, उन्होंने मंगलवार को कांग्रेस के टिकट वितरण से जुड़ी आंतरिक कलह के 2 वीडियो ट्विटर पर डाले तो सनाका खिंच गया। विवाद हाई प्रोफाइल शिवपुरी विधानसभा सीट और जिले से जुड़ी टिकटों का है। वीडियो में कमलनाथ बोल रहे हैं, कन्फ्यूजन दिग्विजय सिंह और केपी सिंह ने पैदा किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि केपी सिंह से बात हो गई है, केपी सिंह ने भी कहा कि बात हो गई है। इनके द्वारा पैदा किए गए कन्फ्यूजन से ये स्थितियां बनी। वायरल हुए वीडियो में वीरेंद्र समर्थकों को कमलनाथ आश्वस्त करते हुए बता रहे हैं, वीरेंद्र से कल बात हुई थी। दिग्विजय सिंह और केपी सिंह को मैंने दिल्ली बुलाया है। कमलनाथ वायरल वीडियो में एक जगह कह रहे हैं, केपी सिंह क्यों जाए शिवपुरी, ये बात मेरे समझ में ही नहीं आई। वीडियो के आखिर में कमलनाथ दोहरा रहे हैं, शिवपुरी का फैसला मैंने दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह पर छोड़ा था। जैसा वो कहेंगे वैसा करूंगा। अब तुम लोग जाओ और दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के टाइप 7 सरकारी बंगले के आवंटन को रद्द करने को चुनौती देने का मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। राघव चड्ढा को फिलहाल बंगला खाली नहीं करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के सरकारी बंगला खाली करने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके बाद आप नेता राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, यह मकान या दुनिया की नहीं, संविधान को बचाने की लड़ाई है। आखिर में सच और न्याय की जीत हुई। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि मैं दिल्ली हाईकोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं। क्या अंतरिक्ष में भारत अब अपनी गति तेज करने वाला है? प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष विभाग को 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक चंद्रमा पर पहले भारतीयों को भेजने का लक्ष्य रखने का निर्देश दिया है। पीएम मोदी ने यह बात गगनयान मिशन के साथ साथ 21 अक्टूबर को होने जा रही क्रू एस्केप सिस्टम टेस्ट व्हीकल की पहली डिमॉन्स्ट्रेशन फ्लाइट की तैयारियों के लिए हुए समीक्षा बैठक के दौरान कही। पीएम मोदी ने इस बैठक में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की ओर से किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर उतरने के साथ साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए तैयारी करने का आग्रह किया। कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर चुनावों में भारतीय सेना के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, सेना के वीर जवानों की लोकप्रियता को भुनाकर नरेंद्र मोदी स्वयं का प्रचार करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा करने वाले हमारे भारतीय सेना के वीर जवानों की लोकप्रियता को भुनाकर पीएम मोदी जी स्वयं का प्रचार करवा रहे हैं। चुनाव में सेना का राजनीतिक इस्तेमाल करके मोदी सरकार ने वो काम किया है जो 75 सालों में कभी नहीं हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ सवालों के बदले कथित रिश्वत देने से जुड़े आरोपों के संबंध में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत को लोकसभा की आचार समिति के पास भेज दिया है। बीजेपी सांसद ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने के आरोप की जांच की मांग की है। इस मामले पर उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर को एक पत्र लिखा है, जिसमें यह तय करने के लिए एक जांच पैनल गठित करने की मांग की गई है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं हैं। हालांकि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की एमबीए और पीएचडी की डिग्री को महुआ फर्जी बता चुके हैं, लेकिन उसकी जांच आज तक नहीं हुई है। दुबे की फर्जी डिग्री का मामला कोर्ट में भी पहुंचा था। समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुना दिया।
5 जजों की बेंच ने बहुमत से कहा कि विधायिका को समलैंगिक विवाह लाने पर फैसला लेना चाहिए, यानी संसद इस पर कानून बना सकती है। हालांकि सभी 5 जज इस बात से सहमत थे कि शादी करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और बहुमत के फैसले में अदालत ने समलैंगिक विवाह के खिलाफ फैसला सुनाया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विवाह की समानता को वैध बनाने से इनकार कर दिया है, लेकिन इसने इस बात पर जोर दिया कि किसी व्यक्ति के संबंध में जाने के अधिकार को सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने साफ कर दिया कि समलैंगिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके लिए इसने केंद्र और राज्यों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। समलैंगिक जोड़ों के बच्चा गोद लेने के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की राय बटी हुई है। 3 जजों के बहुमत के फैसले में कहा गया है कि समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं मिलेगा। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एस.के. कौल समलैंगिक जोड़ों की गोद लेने के पक्ष में थे। वहीं 3 जज जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस रविंद्र भट्ट इसके विरोध में थे। इसलिए समलैंगिक जोड़ों को यह अधिकार भी नहीं मिलेगा। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हम क्यूयर कपल को बच्चा गोद लेने का अधिकार दिए जाने से असहमत हैं। 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी का आयोजन आज दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। 2021 में सिनेमा में बेहतरीन योगदान देने के लिए अवार्ड जीतने वाले कलाकारों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सम्मानित किया। दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के से सम्मानित किया गया। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को गंगूबाई कठियावाड़ी और कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा द राइज के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी को बेस्ट फीचर फिल्म के लिए सम्मानित किया गया। द कश्मीर फाइल्स को नरगिस दत्त अवार्ड दिया गया। RRR जैसी फिल्म बनाने वाले ISS राजामौली को बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट अवार्ड मिला। पंकज त्रिपाठी को उनकी फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का अवार्ड दिया गया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।